मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मैं एक पढ़े लिखे और संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और मेरी शादी भी एक ऐसे ही रुतबे वाले परिवार में हुई थी। मेरे पति समीर एक जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरे पास जिंदगी की लगभग हर सुख सुविधा थी। बस एक खालीपन था, एक अधूरापन था। वो था माँ बनने का। इन 10 वर्षों में मैं समाज की नज़रों और सवालों से बार बार टूटी हूँ। हर मिलने वाला पूछता था, क्या हुआ, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, कब खुशखबरी दोगी, कोई प्लान नहीं है क्या? ये सवाल अब मेरे सीने में तीर की तरह चुभने लगे थे। हर बार लगता जैसे मेरी औरत होने की पहचान अधूरी है। मैं थक चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। अब मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रही थी जो शायद हर औरत के लिए आसान नहीं होता, पर मेरी मजबूरी अब मेरी हिम्मत बन चुकी थी। उस शाम का सन्नाटा मुझे बहुत चुभ रहा था। घर की खामोशी, मेरा अकेलापन, सब मुझे निगलने को तैयार थे। मेरे पति ऑफिस में व्यस्त रहते थे और घर में सिर्फ नौकर चाकर और मैं ही रहती थी। नौकर अपने कामों में लगे रहते और मैं दीवारों से बातें करती रहती। हर वक्त यही सोचती, काश मेरे पास एक बच्चा होता। उसकी देखभाल में, उसकी मुस्कान में मैं अपने गम को भूल जाती। उसी शाम मैंने घर की पुरानी नौकरानी गौरी को बुलाया। वो वर्षों से हमारे यहाँ काम कर रही थी और अपनी बेटी सुभी को भी साथ लाने लगी थी। सुभी अब लगभग 18 साल की हो चुकी थी। एक सीधी साधी मासूम सी लड़की जिसे मैं प्यार से बेटा कहती थी। गौरी के पति का देहांत हो चुका था और अब वो अपनी बेटी के सहारे काम करके गुजारा करती थी। सुभी मुझे बेहद प्यारी लगती थी, भोली, समझदार और सुंदर। उस दिन मैं उसे देख रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल की आवाज़ ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने गौरी को अकेले में बुलाया और कहा, आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर अपनी बेटी को साथ मत लाना। वो थोड़ी घबराई, पर जब आई तो हमेशा की तरह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने उसे बैठने को कहा, पर वो बोली, दीदी मेरी क्या औकात इस आलीशान सोफे पर बैठने की। मैंने प्यार से कहा, गौरी औकात दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। बैठो, मैं कह रही हूँ ना। वो बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उलझन से भरा हुआ था। मैंने उसकी हथेली थामी और कहा, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो एक उम्मीद है, मेरे टूटे सपनों की आखिरी किरण। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी सुभी की शादी मेरे पति समीर से करवा दो। ये सुनकर जैसे वक्त थम गया। गौरी की आंखें फैल गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कांपती आवाज़ में बोली, ये क्या कह रही हो दीदी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने शांत लहजे में कहा, मैं जानती हूँ कि ये बात तुम्हारे लिए हजम करना आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती। मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ। समीर मुझे कभी कभी ताना भी देते हैं कि मेरी वजह से उनका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। अगर सुभी इस घर की बहू बनती है तो शायद मैं माँ कहला सकूं। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर कर लोगी तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इससे तुम्हारी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तुम भी एक आराम की ज़िंदगी जी सकोगी। तुम बस अपनी बेटी की शादी मेरे पति से करवा दो और जब सुभी को बच्चा हो जाएगा तो मैं उस बच्चे को अपनी संतान बना लूँगी। उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को समीर से तलाक दिलवा दूंगी। तुम दोनों माँ बेटी को मैं अच्छी खासी रकम दूंगी, इतनी कि तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी सुकून और आराम से कटे। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं वादा करती हूँ तुम्हें पैसे दूंगी। उसके बाद तुम अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह अच्छे से करवा सकती हो। पैसे ख़त्म हो जाए तो दोबारा मुझसे ले लेना, बस मेरी यह बात मान लो। गौरी की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका चेहरा डर और हैरानी से सफ़ेद पड़ गया था। उसने मेरी ओर देखा और कांपती आवाज़ में कहा, दीदी वो मेरी बेटी है,
अभी तो उसने 17 साल ही पूरे किए हैं। वो अभी बच्ची है, उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। मैंने उसके बोलने से पहले ही उसे रोकते हुए कहा, गौरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। तुम्हें क्या पता मैं हर दिन कैसे काटती हूँ, समाज की नज़रों में, सवालों में, अपने ही नज़रों में अधूरी हूँ। लोग कहते हैं औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है, तो क्या मैं अधूरी ही रहूँगी? गौरी की आंखें भर आई थी। उसका दिल मेरी पीड़ा को महसूस कर रहा था, पर वो माँ भी थी। उसकी चुप आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मैंने उसे फिर समझाया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यह बात यहीं तक रहेगी। तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी को तैयार करना है। जब बच्चा आ जाएगा तो मैं उसे रख लूँगी और सुभी को तलाक दिलवा दूँगी। फिर तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर लेना। मैं तुम्हारी बेटी की शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से करवा दूँगी। पैसा बहुत कुछ करवा सकता है। तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि सुरक्षित हो जाएगी। गौरी कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे से बोली, ठीक है दीदी, लेकिन क्या भैया मान जाएंगे? मैं खुद भी थोड़ी देर चुप हो गई, फिर भारी दिल से बोली, उन्हें मनाना मेरा काम है। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं अपने दिल को और नहीं बहला सकती। गौरी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सुबह से बात करूंगी। लेकिन दीदी, वो मेरी जान है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा आपको सौंपने जा रही हूँ। यह कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, गौरी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसका दर्द मेरी आत्मा में उतर रहा था, लेकिन मैं अब कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। माँ बनने की चाह ने मुझे हर सीमा पार करने को मजबूर कर दिया था। गौरी कमरे से चुपचाप चली गई और अब बारी थी उस सबसे कठिन काम की, अपने पति समीर से बात करने की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे हिम्मत जुटाऊं, क्या कहूं। एक अनजानी बेचैनी मुझे अंदर तक हिला रही थी। कमरे से बाहर निकली तो देखा घर के एक कोने में गौरी और सुभी खड़े थे। गौरी अपनी बेटी से कुछ कह रही थी, शायद वही सब जो मैंने उससे कहा था। सुभी का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी उसे थाम रही थी, जैसे उसे मनाने की कोशिश कर रही हो। सुभी जरूर मना कर रही होगी। यह वो मोड़ था जहाँ मेरी जिंदगी, मेरे पति का भविष्य, एक मासूम बच्ची की भावनाएं, सब कुछ बदलने वाला था। पर मैं नहीं जानती थी कि जो रास्ता मैं चुन रही थी वही एक दिन मुझे पूरी तरह से तोड़ देगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद की तो सुभी की भीगी आंखें और गौरी की कांपती आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। एक अनजानी सी बेचैनी मेरे भीतर हलचल मचाए हुए थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर समीर अखबार में डूबे हुए थे और मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी जब उनसे अपनी बात कह सकूं। फिर हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, समीर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। उन्होंने अखबार मोड़कर साइड में रखा और बोले, हाँ कहो, क्या बात है। मैंने चाय का प्याला टेबल पर रखा और थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। मेरे इस वाक्य ने जैसे कमरे की हवा रोक दी। समीर जूस का गिलास उठाने वाले ही थे, पर उन्होंने हाथ रोककर मुझे देखा। एक ऐसी बात कर रही हो अनीता, मजाक कर रही हो क्या? मैंने धीरे से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। वो अब गुस्से और हैरानी से मेरी ओर देखने लगे। क्या सच में तुम पागल हो गई हो? मैंने नजरें झुकाए बिना दोहराया। मैंने नौकरानी गौरी की बेटी सुभी से आपकी शादी की बात की है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे मेरे शब्दों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया हो। तुम कहना क्या चाहती हो अनीता? क्या तुम मेरे साथ एक नौकरानी की बेटी को भी बिस्तर पर बैठाना चाहती हो? तुम एक क्या सोच रही हो? ये सब कैसे कह सकती हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैंने कभी तुमसे बच्चा होने की जिद नहीं की।
लेकिन तुमने हर बार मुझे बांझ का ताना दिया। अब मैं और नहीं सह सकती। समीर की आंखों में अब गुस्से की चिंगारी थी। तुम चाहती हो कि लोग मेरी हंसी उड़ाएं। मैं इस शहर का नामी बिजनेसमैन हूँ और तुम मुझे एक नौकरानी की बेटी से शादी करने को कह रही हो। मैंने थरथराते हाथों से उनका कंधा छुआ और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ बनने का सुख चाहिए। मैं तुम्हें खोए बिना माँ बनना चाहती हूँ। समीर ने गुस्से से कहा, क्या ये भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है? ये तो तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अपने दर्द की आड़ में मेरी जिंदगी की साख दांव पर लगा रही हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए और मैं टूटकर रोने लगी। उनके इनकार ने जैसे मेरी सारी उम्मीद छीन ली थी। मैं कमरे में वापस आई और खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा हल्के से खुला और समीर फिर कमरे में लौटे। मैंने फिर से वही बात दोहराई। इस बार उनके चेहरे पर कुछ नरमी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अनीता, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे होते हुए किसी और औरत को अपनी ज़िंदगी में लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैंने डगमगाई आंखों से उन्हें देखा और कहा, नहीं, अगर आप मुझसे प्यार करते तो मेरी तकलीफ समझते। मुझे अपने अंदर की इस खाली जगह से नफरत हो चली है। अब और नहीं झेल सकती। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दूं? मैंने जवाब दिया, मैं खुद को गिरवी रख चुकी हूँ। आपको बस मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। समीर चुप रहे। उनका चेहरा भावनाओं के सागर में डूबा हुआ था। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, अनीता, यह रास्ता हम दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जान चुकी थी कि उन्होंने इनकार कर दिया है। मेरी सालों की उम्मीदें एक पल में राख हो गई थी। वो कमरे से निकल गए और मैं तन्हाई में टूटती रही। कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी खुद से सवाल करती। सुबह का सूरज निकला, लेकिन मेरे लिए वो कोई नई रोशनी नहीं लाया, सिर्फ एक लंबी अंधेरी रात की शुरुआत कर गया। मैं आईने के सामने खड़ी थी, खुद से लड़ती हुई, बिखरी हुई। उस दिन मैंने खुद को ध्यान से आईने में देखा। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चेहरा थका हुआ और बुझा हुआ लग रहा था। मैं वो अनीता नहीं रही थी जो कभी जिंदगी से लबरेज थी। बहुत देर तक मैं बस रोती रही। फिर खुद को संभाल कर एक बड़ा फैसला ले लिया। अगर जीने की शर्त सिर्फ एक बच्चा है तो मर जाना ही इससे बेहतर होगा। मेरे पास जहर की गोलियां रखी थी। अलमारी से उन्हें निकाला और हथेलियों में लेकर देखा। उस वक्त वो मुझे राहत का रास्ता लगी। मैंने गोलियां एक एक करके निगली और पानी पी लिया। सब कुछ जैसे थम सा गया। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। शरीर में जलन फैलने लगी थी। सांसें टूटती सी लग रही थी। दूर कहीं मेरे पति की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई सपना हो। दरवाज़ा खुला। अनीता, ये तुमने क्या कर लिया? वो मुझे बाहों में उठाकर तेजी से बाहर ले गए। उनकी आवाज़ काँप रही थी, बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे। गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की ओर भागे। रास्ते भर उनकी घबराहट, उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। अस्पताल में मेरी धड़कनें धीमी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कोशिश नहीं छोड़ी। कई घंटों की मशक्क़त के बाद मुझे होश आया। आंखें खोलते ही सब कुछ धुंधला दिखा। ऑक्सीजन मास्क मेरे चेहरे पर था और सामने समीर बैठे थे, आंखों में आंसू, बाल बिखरे हुए। जैसे ही मेरी नज़र उनसे मिली, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, अनीता, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता। मैंने टूटती आवाज़ में कहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बच्चा, ना कुछ और, सिर्फ तुम चाहिए मुझे। मैंने पूछा, तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझते? उनका जवाब था, समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख सकता। मैं कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, मैं ये सब अपने माँ बनने के ख्वाब के लिए कर रही हूँ। वो कुछ पल चुप रहे, फिर खिड़की की ओर मुड़कर बोले, ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तैयार हूँ।
उनके जवाब पर मेरी आंखें भर रही। खुशी नहीं, बस एक सुकून मिला था, जैसे एक अधूरा सपना अब पूरी तरह से हाथ से फिसल चुका हो। फिर वो दिन भी आया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने अपने हाथों से सुभी के साथ समीर की शादी करवाई। जब उन्होंने उसकी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया, तब मेरा दिल कांप उठा। मेरे पति के चेहरे पर एक भी खुशी की लकीर नहीं थी। सुभी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। लाल जोड़े में वो चुपचाप बैठी थी। मैं अपने कमरे में आ गई, खुद को समझा रही थी कि यह सब सिर्फ एक बच्चे के लिए है, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जब मैंने डाइनिंग टेबल पर समीर को नाश्ता करते देखा, तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका चेहरा वैसा ही शांत था जैसे किसी अजनबी का। मैं उनके पास बैठी और धीरे से पूछा, समीर, आपने रात को सुभी के साथ कुछ क्यों नहीं? उन्होंने अखबार एक तरफ रखा और मुझसे आंखें चुराते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती है पूछते हुए? मैंने कहा, शर्म क्यों? असली शर्म तो उस मर्द को आनी चाहिए जो शादी करके भी अपने पत्नी को अकेले सुलाए। मैंने तुलसी से जवाब दिया। वो गुस्से में खड़े हो गए। वो बच्ची है अनीता, मेरे बराबर की नहीं। ये सब तुम्हारी जिद की नतीजा है। मैं चीख पड़ी। हाँ है, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। और उस मासूम पर तरस नहीं आता तुम्हें? नहीं आता, क्योंकि मैं अब खुद गर्ज हो चुकी हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं, बाज कहते हैं। मैं अब और नहीं सह सकती। वो मुझे देखते रहे, आंखों में गुस्सा और बेबसी। अगर वो भी माँ नहीं बन सकी तो देख लेंगे, लेकिन पहले कोशिश तो कीजिए। उनकी आंखों में एक अजीब सी हार थी। मैं जानती थी कि ये सब उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब मेरे अंदर ममता की तड़प किसी समझौते से शांत नहीं हो सकती थी। रात को जब मैंने समीर और सुभी के कमरे की ओर से आहट सुनी, तो मैं दरवाजे के पास ठिठक गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने हल्के से झांका तो देखा कमरे में मंद सी रोशनी फैली थी। सुभी चुपचाप सोफे पर बैठी थी और समीर खिड़की के पास खड़े थे। यह दृश्य देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट भर गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप वहाँ से लौट आई। पूरी रात बेचैनी में बीती। सुबह उठते ही मैंने तय कर लिया था कि अब समीर से खुलकर बात करनी होगी। वो आंगन में बैठे थे, मोबाइल पर नजरें गड़ाए। मैं उनके सामने जाकर बैठी और शांत स्वर में कहा, आप अभी सुभी के करीब नहीं गए? उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे दोबारा मोबाइल में व्यस्त हो गए। मैंने थोड़ा और स्पष्ट होकर कहा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम नहीं समझोगी अनीता, तुम्हारे लिए इसे समझ पाना आसान नहीं है। क्या नहीं समझ पाऊंगी? अब उन्होंने मोबाइल को एक तरफ रख दिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है अनीता। कुछ भी करने से पहले मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मैं चुप हो गई। कुछ पल बाद बस इतना कहा, तो फिर शादी क्यों की? अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मेरा भरोसा क्यों जीता? उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था, तुम्हारी जिद थी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये सब सुभी के लिए आसान है? क्या वो कोई गुड़िया है जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लो और जब मन हो तो अनदेखा कर दो? इतना कहकर वो उठे और वहाँ से चले गए। मैं वहीं जड़ बने बैठी रही। अगले दिन मैं सुभी के कमरे में चली गई। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, आइए ना मालकिन, बैठिए। मैं उसके पास बैठ गई और कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो मुझसे ज़रूर कहना। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने बस सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों की नमी और उसके चेहरे की थकान बता रही थी कि वो भीतर से बिल्कुल टूट चुकी है। थोड़ी देर उसके साथ रहने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई। मुझे लगने लगा था कि मेरी कोशिशें अधूरी रह गई हैं। समीर भी सुबह से दूरी बनाए हुए थे और घर का माहौल दिन पर दिन और बोझिल होता जा रहा था। सुबह अब ज़्यादातर समय कमरे में ही रहती, न किसी से बात करती, न कहीं आती जाती। समीर भी अब देर से घर आने लगे थे।
उनकी आंखों में जो पहले कभी प्यार दिखता था, अब वहाँ बस एक खालीपन था। एक सुबह जब सब अपने कमरों में थे, मैंने सुभी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके चेहरे पर थकान और एक गहरा सूनापन था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं 2-3 दिन के लिए मायके जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। वो चौंक कर बोली, आप क्यों जा रही हैं? रुक जाइए ना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने धीमे स्वर में कहा, आप मत जाइए मालकिन, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके ये शब्द सुनकर मैं भीतर तक काँप गई। उसके स्वर में एक डर, एक बेचैनी थी। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसने मेरी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस बोली, कुछ नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन रहने दीजिए। मैं समझ गई थी कि वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अपने भीतर ही दफन कर लिया। मुझे लगा शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही है। मैं तय कर चुकी थी, कुछ दिन के लिए इस घर से दूरी बनाना ही ठीक होगा। मैंने सामान पैक किया और समीर को मैसेज किया, मैं मायके जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। जवाब आया, ठीक है, टेक केयर। गाड़ी में बैठते वक्त ऐसा लग रहा था मानो यह घर मुझे रोक रहा हो। दीवारें, कमरे, सब कुछ जैसे कह रहे हों कि मैं सब कुछ अधूरा छोड़कर जा रही हूँ। सुभी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उसके कहे वो शब्द, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा, दिल में अटक से गए थे। मायके आकर भी चैन नहीं मिला। सुकून तो जैसे मुझसे कोसों दूर जा चुका था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। 2 भाभियाँ, एक छोटी बहन, 2 भाई, मम्मी पापा, भतीजी और भतीजा। इतने सारे अपने होने के बावजूद दिल किसी की खुशी को अपनाने से इनकार कर रहा था। मेरे चेहरे की उदासी देखकर सब पूछते, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है? मैं हर बार मुस्कुरा कर कहती, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट है। मैंने खुद को समझाया कि मेरा यहाँ आना शायद ठीक था। शायद इस बीच समीर और सुभी के बीच की दीवारें गिर जाएं। मेरी गैर मौजूदगी शायद उन्हें एक दूसरे के करीब ले आए। लेकिन मेरे भीतर बेचैनी कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। मुझे यहाँ आए 3 दिन हो चुके थे। उस शाम मैंने पहली बार सुभी को फ़ोन किया। जब से यहाँ आई थी उससे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद मैंने समीर को कॉल किया। उन्होंने फ़ोन उठाते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। उन्होंने पूछा, कब लौट रही हो? मैंने कहा, अभी 2-3 दिन और लगेंगे। जब मैंने सुभी के बारे में बात छेड़नी चाहिए तो उन्होंने बात को टाल दिया और कहा, जल्दी लौट आओ। फिर फ़ोन काट दिया। उस रात मैं बहुत बेचैन थी। दिल में हलचल मची हुई थी, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अगली सुबह भी वही बेचैनी बनी रही। मैंने फिर से सुभी को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। कैसी हो मालकिन? उसने हल्की सी आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, ठीक हूँ। उसने तुरंत पूछा, आप कब आ रही हैं? मैंने कहा, 1-2 दिन और रुकूंगी। उस तरफ अचानक चुप्पी छा गई। फिर कुछ पल बाद बोली, मालकिन जल्दी आ जाइए। मैंने गंभीर लहजे में कहा, सुभी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी शादी समीर से क्यों करवाई थी। अब तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। वो घबराकर बोली, लेकिन मालकिन, मालिक तो मेरे पास आते ही नहीं, मुझसे बात तक नहीं करते। ऐसे में मैं क्या करूं? मैंने कहा, एक औरत अपनी मासूम अदाओं से किसी भी मर्द को अपने जाल में फंसा सकती है, और तुम तो बेहद खूबसूरत हो। बस माहौल ऐसा बनाओ कि वो खुद तुम्हारे करीब आने को मजबूर हो जाए। ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मगर मालकिन, मैं ये सब नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ काँप रही थी और उसकी सिसकियाँ फ़ोन पर साफ सुनाई दे रही थी। मैंने नरमी से कहा, परेशान मत हो सुभी, तुम कोशिश तो करो, और याद रखना, ये मौका एक बार गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तुम्हारी माँ की ज़रूरतों का क्या होगा? तुम जानती हो, मैंने वादा किया है
कि तुम्हारी माँ को 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगी। उसने धीमे स्वर में कहा। मैं कोशिश करूंगी मालकिन। फोन रखते समय मेरा दिल भारी हो गया था। मैं उसे इस हाल में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सुभी की शादी मेरे आंखों के सामने हुई थी। उसकी मासूमियत और खामोशी मैंने अपनी ज़रूरतों के नीचे कुचल दी थी, मगर अब मेरा इरादा साफ था। जो चाहा है उसे हर हाल में पूरा करना है। उसी रात उसकी माँ गौरी का मैसेज आया। दीदी, मेरी बेटी बहुत गुमसुम रहने लगी है, न ठीक से खा रही है, न किसी से बात कर रही है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वापस आ जाएं। मैंने मैसेज अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन आया। मैंने रिसीव नहीं किया। फिर सुभी ने खुद फ़ोन किया। रोती हुई आवाज़ में बोली, मालकिन, मालिक तो मुझे देखना भी नहीं चाहते हैं। मैं क्या करूं? प्लीज़ आप वापस आ जाइए। उसकी घबराई हुई आवाज़ ने मेरा दिल छलनी कर दिया। मैंने कहा, सुभी, तुम्हें कुछ न कुछ करना ही होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ की सारी ख्वाहिशें पूरी हों? मैंने वादा किया है 20 लाख रुपए देने का। अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। उसने भराई आवाज़ में कहा। मैं समझती हूँ मालकिन, लेकिन मालिक मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा, नफरत नहीं, बस झिझक है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद को मजबूत बनाओ सुभी। अब तुम कोई आम लड़की नहीं, तुम समीर की पत्नी हो, और पत्नी होना केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि अधिकार होता है। और अगर किसी पत्नी को उसका हक ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए, चाहे जैसे भी। सुभी की चुप्पी में एक थकावट झलक रही थी। मैंने यह कहकर फ़ोन काट दिया और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मम्मी मेरे पीछे पीछे आई और बोली, बेटा, जब से तुम आई हो बहुत गुमसुम हो, कोई बात है क्या? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मम्मी, बस तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। मम्मी ने मेरा चेहरा थामते हुए कहा, अनीता, अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया है जो तुम्हारे दिल को बेचैन कर रहा है तो उसे निभाना ही पड़ेगा, वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि वक्त लौट कर आता है। मैं चुप रही। मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं वो कदम कब का उठा चुकी हूँ। एक ऐसा फैसला जिसे सोचते ही मेरी आत्मा कांप उठती थी। कभी जब अकेले बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप ने कितनी उम्मीदों के साथ समीर से मेरा रिश्ता जोड़ा था। उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन मैं खुद अपने पति की दूसरी शादी करवाऊंगी और दुनिया मुझे बाज कहेगी। मुझे वो दिन आज भी याद है जब लोगों ने मुझे सामाजिक आयोजनाओं में बुलाना बंद कर दिया था। किसी शादी या मांगलिक अवसर पर मेरा नाम तक नहीं लिया जाता था। कहते थे, ये तो अभागिन है, इसकी परछाई भी पड़ गई तो हमारे घरों में बच्चा नहीं होगा। उसी दिन मैंने ठान लिया था, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं माँ बनकर रहूंगी। जब मैंने समीर को बताया कि लोग मुझे क्या क्या कहते हैं तो वो हंसते हुए बोले, तो क्या हुआ, तुम माँ नहीं बन सकती, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे। फिर उनका लहजा गंभीर हो गया। औरत तभी पूरी मानी जाती है जब वो माँ बनती है। उस रात में फूट फूट कर रोई थी। सुबह का उजाला तो हुआ, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुके थे। फिर शुरू हुआ डॉक्टरों के चक्कर, टेस्ट, दवाइयाँ, उम्मीदें और निराशाएं। हर महीने एक नई उम्मीद जागती और टूट जाती। जब आखिर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया तो समीर ने साफ कह दिया, अब कोई इलाज नहीं करवाऊंगा। मान लो कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद जैसे मेरा शरीर जिंदा था लेकिन आत्मा मर चुकी थी। मैं मायके में छत पर बैठी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। आसमान में चमकते तारे जो कभी मेरी दुआएं सुनते थे आज बिल्कुल बेरुखे लगे। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वही हाथ जिन्होंने एक दिन प्यार से सुभी के सिर पर सहारा रखा था। अचानक मेरे मन में सवाल उठा, अगर सुभी भी मेरी जैसी निकली, अगर वो भी माँ नहीं बन सकी तो क्या होगा? मैं उसे दोषी ठहराऊंगी? शायद नहीं, लेकिन अब वक्त आने वाला था जब सच्चाई सामने आनी थी।
मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी कई बार कह चुकी थी कि डॉक्टर के पास चलो, लेकिन मैं हर बार टाल देती। दिल ही नहीं कर रहा था। एक दिन मैं अपने भाई के कमरे में बैठी थी जब मोबाइल की स्क्रीन पर सुभी का नाम चमका। दिल एकदम घबरा गया। कॉल उठाई तो उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। वो रो रही थी। यह तो अक्सर होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बोल पड़ी, मालकिन प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ सुभी? समीर ने कुछ कहा क्या? मालकिन मैं कुछ नहीं जानती, आप बस जल्दी आ जाइए। अगर आपने देर की तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं एक पल भी नहीं रुकी। बिना समय गवाए मैंने अपना सामान समेटा और जल्दी से कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर दिल बैठा जा रहा था। मैं बार बार उससे पूछती रही कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मायके वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की। क्या हुआ अनीता, इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने बस यही कहा, सुभी के परिवार में किसी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुरंत जाना है। जैसे ही मैं घर पहुंची तो देखा कि समीर आंगन में चुपचाप टहल रहे थे। उनका चेहरा बेहद शांत लेकिन अजीब सा था। मैं फौरन उनके पास पहुंची और हैरानी से पूछा, सुभी कहाँ है? उसने मुझे फ़ोन किया था, वो बहुत डरी हुई थी। आपने उसके साथ क्या किया? समीर ने मेरी तरफ बिना किसी भाव के देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे छोड़ दिया है, उसे तलाक दे दिया है और घर से निकाल दिया है। उनकी बात सुनकर जैसे मेरी सांस रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह को जकड़ लिया हो। क्या? मेरी आवाज़ कांप गई। आपने उसे जाने दिया? अभी बच्चा भी नहीं हुआ है और आपने उसे घर से निकाल दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं रो पड़ी। आपने ये सब क्यों किया? आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता था कि वो इस घर में रहे। सब खत्म हो चुका है अनीता, प्लीज़ समीर झूठ मत बोलिए। मुझे बताइए वो कहाँ है? लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैं कांपते स्वर में बोली, आपने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया? उन्होंने रूखे स्वर में कहा, मैं जो करना चाहता था कर चुका हूँ, अब उनके बारे में मुझसे मत पूछना। उस माँ बेटी की कोई जगह अब इस घर में नहीं है। अब मैं किसी पागल की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। सबसे पहले सुभी के कमरे में गई। अलमारी खाली थी, उसके सारे कपड़े, सारा सामान गायब था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं भागती हुई गलियारे की ओर गई जहाँ नौकर रहते थे, जहाँ गौरी का कमरा मिला था। वहाँ भी ताला लगा हुआ था। न सुभी थी न गौरी, दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आसपास के अस्पतालों में जाकर पूछताछ की, लेकिन दोनों माँ बेटी का कोई अता पता नहीं चला। मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। मेरा मन बार बार यही कहता, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैंने आखिरी उम्मीद के तौर पर समीर से पूछा, आपने सुभी को कहाँ छुपाया है? वो एक पल चुप रहे, फिर बोले, अनीता तुमने मुझे बहुत मजबूर किया था। अब जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मेरे अंदर एक बेचैनी, एक डर और एक गहरा पछतावा घर कर गया था। कई दिनों बीत गए। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। समीर से जब भी बात करने की कोशिश करती वो चुप ही रहते। सुबह की कांपती आवाज़, उसकी डर से भरी आंखें बार बार मेरे जहन में घूम जाती। मालकिन मत जाइए, वरना भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो शब्द मेरे दिल में जैसे तीर बनकर चुभते थे। मैं बीमार रहने लगी थी, शरीर थका थका सा रहता था। फिर एक दिन तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मम्मी मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल लेकर गई। मैं चुपचाप उनके साथ चली गई और बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। अस्पताल की ठंडी दीवारें और दवाइयों की गंध मेरी घुटन को और बढ़ा रही थी। मेरा नंबर अभी आया नहीं था। मम्मी मेरे बगल में बैठी थी। मैंने सोचा थोड़ा टहल लेती हूँ। मैं मेडिकल स्टोर की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक मैंने देखा मेरा पति समीर अस्पताल में ही
एक डॉक्टर के केबिन में दाखिल हो रहे थे। मैं एकदम रुक गई, क्योंकि कल रात उन्होंने खुद कहा था कि वो 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, और मैंने खुद उन्हें पैकिंग करते देखा था। तो फिर अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बिना आवाज़ किए उनके पीछे चली और कैबिन के पास जाकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, अंदर की बातें साफ सुनाई दे रही थी। समीर डॉक्टर से कह रहे थे, डॉक्टर साहब बताइए, मेरा ट्रीटमेंट और कितने दिन चलेगा? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरी पत्नी ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन अब मैंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। वो बच्चा चाहती थी, लेकिन उसे कौन समझाए कि बाज वो नहीं, मैं हूँ। मैं कभी भी पिता नहीं बन सकता। ये सच मैं सालों से उससे छुपा रहा हूँ। अब मैं और नहीं झूठ बोल सकता। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी सारी दुनिया उस एक पल में जैसे ढह गई थी। डॉक्टर ने समीर से कहा, देखो समीर, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा इलाज असंभव है। ये सब तुम अपनी मर्जी से करवा रहे हो, लेकिन तुमने इतने सालों तक अपनी पत्नी से ये सच छुपा कर रखा है, और ये ठीक नहीं है। रिश्ता भरोसे पर चलता है, झूठ पर नहीं। तुम्हें अनीता को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। उसे इतनी तकलीफ़ों से नहीं गुजरने देना था। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मेरी सांसें जैसे थम गई। तो इसका मतलब कमी मुझ में नहीं थी, मैं तो ठीक थी। कमी समीर में थी। मैं खुद को ही दोष देती रही, खुद को ही कोसती रही, और मेरे पति ने इस दर्द को कभी समझा ही नहीं, बल्कि उल्टा मुझे ही दोष देते रहे। मेरी आंखें भर रही थी। गुस्सा और दुख मिलकर दोनों मेरी रगों में दौड़ने लगे। मैं चाहती तो उसी वक्त जाकर उनसे जवाब मांग सकती थी, लेकिन शायद आज किस्मत ने खुद ही मेरी आंखों के सामने सच खोल कर रख दिया था। मैं बिना कुछ कहे अपनी माँ को लेकर घर वापस लौट आई और फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों का दर्द बहने लगा था। मैं अपने पति को कोस रही थी, जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। लोगों की ताने, उनकी बातें, मेरे पति की बेरुखी, मैं सब सहती रही थी। लेकिन जब असलियत सामने आई तो दिल टूट गया। और उस मासूम सुभी, उसके साथ तो मैंने अपने ही हाथों से अन्याय किया था। मुझे नहीं पता वो अब कहाँ है, कैसी है, क्या उसने भी कभी मुझे माफ़ किया होगा। उसी वक्त घर का एक नौकर मेरे पास आया, बोला, भाभी माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके मामले में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं और कुछ बात बताना अब जरूरी है। मैंने थकी आवाज़ में कहा, बोलो क्या बात है। वो बोला, जब आप मायके गई थी तो भैया जी ने सुभी और उसकी माँ गौरी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल दिया, और एक दिन तो उन्होंने एक अजनबी आदमी को घर बुलाकर सुभी के कमरे में भेज दिया। उस आदमी ने सुभी के साथ जबरदस्ती की। वो बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। मेरी रूह कांप गई, मैं सन्न रह गई। उसके बाद मालिक ने गौरी को कहा कि अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर निकल जाओ, और अगर दोबारा कभी इस घर के आसपास भी दिखी तो सबको तुम्हारी बेटी की हकीकत बता दूंगा। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी सांस घुटने लगी। तो मेरे पति इतने गिर चुके थे, इतना घिनौना सच जिसे जानकर मेरी आत्मा भी कांप उठी। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने दिल से फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान समेटा और माँ के घर लौट आई। इस पर सब कुछ बता दिया, एक एक बात जो मैं इतने सालों से अपने परिवार से छुपाती आ रही थी। मेरे माता पिता स्तब्ध रह गए। उन्होंने साफ कह दिया, अब तुम्हें उस इंसान के पास वापस नहीं भेजा जाएगा। कुछ दिनों बाद समीर खुद मुझे लेने आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने पूछा, तुम बिना बताए मायके क्यों आ गई? मैंने बहुत ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। उनका चेहरा शर्म से झुक गया। वो जानना चाह रहे थे कि मुझे सच्चाई का पता कैसे चला।
लेकिन अब उनके पास कोई सफाई नहीं बची थी। वो माफ़ी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पर मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया। मैं उस इंसान को कैसे माफ़ कर सकती थी जिसने एक मासूम बच्ची की इज्जत को कुचलकर मेरी ममता की इच्छा को कुर्बान कर दिया। मैंने उन्हें घर से निकल जाने को कह दिया। मुझे 1 हफ्ते के अंदर तलाक चाहिए। मैं अब आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। और फिर उन्होंने तलाक दे दिया, क्योंकि अब वो भी मेरी आंखों में देखने के काबिल नहीं रहे थे। मैं तो सिर्फ माँ बनना चाहती थी, सिर्फ एक साधारण सी औरत की तरह एक पूरा परिवार चाहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे एक झूठ की बुनियाद पर जीने को मजबूर किया। मैंने अपनी कहानी से यही सीखा, हर धोखा चीख कर नहीं आता, कभी कभी खामोशियाँ भी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।